अब आपको सीधे लिए चलते हैं चित्तौड़गढ़ मेवाड़ गौरव सम्मान सीजन 4 में। नमस्कार। साहस, वीरता, शौर्य, समर्पण, स्वाभिमान की धरती को मैं सबसे पहले नमन करता हूं। महाराणा प्रताप, मीराबाई, पन्ना धाय और महारानी पद्मिनी, इनकी धरती को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज संयोग है कि आज ही चित्तौड़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ और पूरे विश्व में चित्तौड़ का नाम आदर से लिया जाता है इसी जौहर की वजह से। उस समय जब ये जौहर हुआ, चाहे वो 1303 का जौहर था, 1535 का जौहर था, 1568 का जौहर था, उस समय जो वीरांगनाएं थी वो भयभीत नहीं थी, वो निर्भीक थी। वो अपना शौर्य प्रदर्शन कर रही थी, अपनी अस्मिता, अपना आत्मसम्मान, अपना आत्मगौरव, अपना स्वाभिमान बचाने के लिए इस तरह का सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया। और मैं कह सकता हूं कि ये केवल एक ऐतिहासिक बात नहीं है, बल्कि चित्तौड़ की एक परंपरा है। इस तरह का बलिदान, इस तरह का शौर्य, साहस, स्वाभिमान यहाँ की एक जीवंत परंपरा है। और आज मैं भी अपनी ओर से उन वीरांगनाओं को आप सबके साथ मिलकर के नमन करता हूँ। आज के इस चित्तौड़गढ़ गौरव सम्मान समारोह में मैं आप सबका अपनी ओर से और फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि माननीय गौतम कुमार जी दक्ख, जो कि राज्य में सहकारिता मंत्री हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। चित्तौड़ के ही पास में 50 किलोमीटर दूर आपका गांव है, यहीं के आप कह सकते हैं माटी के लाल आज आपके मुख्य अतिथि हैं इस कार्यक्रम में। और पिछले 2 वर्षों में मैंने इनका जो कार्यकाल देखा है, सहकारिता के क्षेत्र में आप कह सकते हैं एक उत्कृष्टता का नमूना है। सहकारिता के क्षेत्र में किसानों का न्यूनतम खरीद मूल्य पे खरीद करना, या जिसको आप एमएसपी कहते हैं, ये एक बड़ा काम होता है। और पिछले 2 सालों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की खरीद विभाग ने की है और 5 लाख से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिला, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। इसी तरह से सहकारिता में किसानों को, युवाओं को कैसे रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, उस पर आप निरंतर काम कर रहे हैं। और हर व्यक्ति के कार्यकाल का कोई एक ऐसा काम होता है जिसको वो भी याद रखता है और बाकी लोग भी याद रखते हैं। तो आपका सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में जो भूमिका है, अभी हाल ही में कोटा में सिविल एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है, तो वो बहुत लंबे समय से एक ज़रूरत थी और उसका इस क्षेत्र पे भी बड़ा सकारात्मक असर आएगा। तो वो भी आपके कार्यकाल की एक यादगार उपलब्धि होने वाली है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय श्री सीपी जोशी जी कर रहे हैं। आज भी मैं इनको देखता हूँ एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह रहते हैं, नियम और संयम से जीवन जीते हैं, शाम को सूर्यास्त से पहले ही भोजन भी कर लेते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी अच्छाइयाँ जो सार्वजनिक जीवन में आपको देख करके प्रेरणा ली जा सकती है। संसद में न केवल चित्तौड़ बल्कि पूरे राजस्थान के विषय उठाते हैं, समस्याएं उठाते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार में जो आपके व्यक्तिगत संबंध हैं उच्च स्तर पे, उनका उपयोग भी राज्य में अच्छा काम करने के लिए, राज्य के लिए स्वीकृतियाँ लाने के लिए, राज्य में सहयोग लाने के लिए अपना उपयोग करते हैं। और वही बात कि हर किसी के जीवन में कोई यादगार क्षण होता है। तो आप कह सकते हैं कि अभी राज्य में बीजेपी की सरकार है और उस सरकार का जब चुनाव हो रहा था उस समय आप बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे। तो ये अगर कहें कि आपके संगठनात्मक कार्यकुशलता के कारण राज्य में बीजेपी की सरकार लौटी है, तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। मुझे याद है आप मार्च 2023 में प्रदेशाध्यक्ष बने थे और नवंबर में चुनाव थे। तो इतने कम समय में आपने जो कार्यकर्ताओं में, आपके संगठन में ऊर्जा का संचार किया, उसका परिणाम आज सबके सामने है। श्रीचंद कृपलानी साहब बैठे हैं,
वही बात है, चाहे इनको आप पूर्व मंत्री कहिए, पूर्व सांसद कहिए, वर्तमान विधायक कहिए, इस क्षेत्र के हर दिल अजीज व्यक्ति श्रीचंद कृपलानी है। और पूर्व मंत्री के रूप में जब ये नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री थे, मैंने बहुत नज़दीक से आपके काम को भी देखा है। तो वो समय था जब ये स्वच्छता मिशन चलता था, राज्य को ODF करना था, ओपन डेफिकेशन फ्री, या कह सकते हैं खुले में शौच मुक्त करना था। राज्य में 4 लाख के आसपास घरों में शौचालय शहरी क्षेत्र में बनाए। एक NULM योजना होती थी, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, उसमें राज्य को प्रथम स्थान पर रखा। ये जो आप शहरों में आजकल LED लाइट्स देखते हैं, ये LED लाइट्स का काम उसी वक्त शुरू हुआ था। और राजस्थान ऐसा प्रदेश था जो कर्नाटक से भी आगे था और पूरे देश में प्रथम स्थान था उसका LED लाइट्स को रिप्लेस करने में। तो वो आपकी बेहतरीन उपलब्धियां उस समय की रही हैं। अन्नपूर्णा रसोई की वैन्स आप सबके यहाँ आपने देखी होंगी, वो भी नवाचार आपके समय में हुआ था। और एक चीज़ और इनके बारे में कही जा सकती है कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि कोई सीट जीतनी हो तो राजनीतिक समीकरण के अलावा जातिगत समीकरण भी देखने होते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भी झुठला दिया। मेरे ख्याल से जिस सीट से आते हैं वहाँ इनके समाज या इनकी जाति के 1000-1500 से ज़्यादा वोट नहीं होंगे, और फिर भी आप देखते हैं कि बार बार चाहे किसी भी भूमिका में आए, बार बार आप उस क्षेत्र से आते हैं। तो ये भी एक आपकी बड़ी उपलब्धि है। आपके क्षेत्र के MLA साहिबान जिनगर जी, आक्या जी, दोनों ही बहुत ही जुझारू, कर्मठ और सार्वजनिक विषयों को लेकर के आप कह सकते हैं आंदोलन इनके पीछे चलता है। मैंने थोड़े दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी के लिए भी ये बात कही थी कि वो जहाँ चलते हैं ऐसे लगता है आंदोलन साथ ही कोई चल रहा है, कोई ना कोई विषय साथ चल रहा है, कोई ना कोई समाधान करने की जो आग है वो साथ चल रही है। तो ऐसे जुझारू और योग्य और युवाओं के प्रतीक, युवा आइकन दोनों MLA साहिबान का भी मैं यहाँ आपके लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उदयलाल आंजना जी, आप भी पूर्व मंत्री रहे हैं और अभी कांग्रेस की अनुशासन समिति के भी अध्यक्ष हैं। एक संयोग देखिए, उदयलाल जी भी सहकारिता मंत्री रहे और आज दक्ष साहब भी सहकारिता मंत्री हैं, तो लगता है चित्तौड़ में सहकारिता का बड़ा जोर है। तो उदयलाल आंजना साहब के टाइम भी सहकारिता में बहुत ही अच्छा काम हुआ और पूरे क्षेत्र के लिए ये एक और बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि आंजना साहब और कृपलानी जी कभी मनभेद या मतभेद जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। दोनों मिलकर के क्षेत्र के विकास के लिए लगे रहते हैं। इसी तरह से मंच पे प्रमोद सिसोदिया जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और चित्तौड़गढ़ को मैं कहना चाहता हूं कि आप भाग्यशाली हैं, आपको इतने अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था मिली है। आलोक रंजन आपके युवा कलेक्टर, जो कि बहुत ही एफिशिएंट, जनहित को पहले रखने वाले, जनसंपर्क को पहले रखने वाले और बहुत ही पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन देने वाले ऐसे जिला कलेक्टर आपके बीच हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मनीष त्रिपाठी मेरे छोटे भाई हैं। वैसे तो पूरे प्रदेश में ही अपराध दर में काफ़ी कमी आई है, लेकिन चित्तौड़ की जो खासियत है, ये MP और गुजरात से बिल्कुल बीच में पड़ता है, लगा हुआ है। और यहाँ अंतर्राज्यीय जिस तरह का क्राइम होता है उसको चेक करने में आपने बड़ी भूमिका निभाई है। जन सुनवाई कहिए या पुलिस और जनता के बीच में कैसे एक सेतु का काम किया जाए, वो जो ध्येय वाक्य है आपका कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो मैं समझता हूँ चित्तौड़गढ़ में काफ़ी अच्छे से लागू हो रहा है। हमारे एडिटर, सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह भी यहाँ हैं। दिन भर जो आप देखते हैं सबसे पहले, सबसे तेज़ और सबसे विश्वसनीय खबरें जो आपको मिलती हैं उसके लिए पूरा दिन देते हैं। श्वेता अभी हमारी लीड एंकर आपसे मुखातिब थी। और यहाँ जितने भी चित्तौड़ के, मेवाड़ के गणमान्य देवियों सज्जनों बैठे हैं, मैं आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जहाँ तक चित्तौड़ की बात है तो चित्तौड़ आप ये कह सकते हैं कि ये केवल नाम के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, बल्कि वास्तव में ये एक विश्व प्रसिद्ध स्थान है। चाहे आप रानी पद्मिनी के जौहर की वजह से इसको याद करें, चाहे चित्तौड़ के किले की वजह से याद करें, चाहे मीराबाई के मंदिर की वजह से याद करें, चाहे सांवलिया सेठ की वजह से याद करें, लेकिन चित्तौड़ को आप कहीं भी विदेश में चले जाइए, पूरे देश में चले जाइए, हर व्यक्ति जानता है। और ये जो
इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो इसको व्यापार और उद्योग के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बना देती है। आप कह सकते हैं कि सीमेंट कंपनियों का तो ये एक हब है और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार होता है जैसे बरगद के नीचे छोटे वृक्ष कम पनप पाते हैं, तो उदयपुर यहाँ इतना नज़दीक है और इतने अच्छी आवागमन के साधन हैं, तो उदयपुर की वजह से लोग यहाँ शायद नाइट हॉल्ट कम करते हैं और डे विजिट के लिए आते हैं। तो मैं समझता हूँ सभी लोग यहाँ मौजूद हैं जो कि चित्तौड़गढ़ की दशा और दिशा पलट सकते हैं। तो उनसे ये एक तरह का आग्रह भी करूँगा कि चित्तौड़ में कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरह के ब्रांडेड होटल सब आने चाहिए, इस तरह के एजुकेशन के संस्थान आने चाहिए, इस तरह के लॉजिस्टिक हब्स आने चाहिए और युवाओं के लिए ख़ास तौर पे स्किल ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स आने चाहिए, ताकि यहाँ का युवा और बाकी लोग बाहर नहीं जाएं रोज़गार के लिए, बल्कि यहीं अच्छा रोज़गार कर सकें। स्किल लेबर यहाँ पे यहीं के यहीं मौजूद हो जाए, यहीं मिल जाए। आज का ये कार्यक्रम एक सोच के साथ लाया गया है। ये बताता है कि अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, समर्पण से काम करते हैं, समाज सेवा के लिए काम करते हैं, तो फिर आपके काम को पहचान मिलती ही मिलती है। आपको खुद को तो तसल्ली होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं जैसे, तो आपको खुद को अपना जीवन सफल होता दिखता है। लेकिन उस काम को जब मान सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है और लोगों तक ये बातें फैलती हैं, तो फिर उसका मज़ा कुछ और होता है। और साथ ही जब आज जिन लोगों का यहाँ सम्मान होगा, हमारे चैनल और अखबारों के माध्यम से जब दूर दराज के लोगों तक ये बात पहुँचेगी, तो वो भी इसको देखेंगे कि वो भी प्रेरित होंगे कि हमको भी ऐसा अच्छा काम, ऐसा समाज सेवा का काम करना चाहिए। 2-3 और हमने पहल की हैं, उसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। अभी जैसे आपने देखा, हमने फूलों के गुलदस्ते की जगह आपको इनका कोई बात नहीं, फलदार पौधे हमने वितरित किए। तो ये एक तरह का संदेश हम देना चाहते हैं कि राजस्थान में हरियाली बढ़नी चाहिए, और जब हम हरियाली के लिए प्लांटेशन करते हैं तो उसमें फलदार पौधों की मात्रा भी हमको बढ़ानी चाहिए। और फलदार पौधे खास तौर पे उन क्षेत्रों में हम लगाएं जो कच्ची बस्तियों का इलाका है, कमज़ोर और पिछड़े तबकों का इलाका है, आंगनबाड़ियों का केंद्र है, चिकित्सालयों का चार दीवारी के अंदर का है, शिक्षण संस्थानों का एरिया है। तो वहाँ जब ये फलदार पौधे आने वाले 2-4 साल में फल देने लगेंगे, तो जिनको फलों की आवश्यकता है उन तक भी ये निःशुल्क पहुँच सकेंगे। इसी तरह से आज हम जब चित्तौड़ की बात करते हैं, यहाँ की वीरांगनाओं की बात करते हैं, यहाँ के स्वाभिमान और आत्मसम्मान और लीडरशिप की बात करते हैं, तो हमने एक महिला शक्ति सिद्धि सम्मान की घोषणा की है जो हम हर महीने देते हैं। उसके लिए प्रस्ताव मांगते हैं और 2 महीनों के हम सम्मान दे चुके हैं, अभी बाकी 10 सम्मान और बाकी हैं। इस क्षेत्र से भी यदि इस तरह की महिलाएं हैं जिन्होंने समाज में कुछ करके दिखाया है, अपनी बाकी महिलाओं को स्ट्रेंथन करने का, सशक्तिकरण करने का काम किया है, उनके जीवन में बदलाव लाने का काम किया है, तो उनको भी हम सम्मानित करते हैं। इसी तरह से एक अन्नदाता सम्मान हम देते हैं मासिक तौर पर, जिन किसानों ने खेती के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाया है, उन्नत बीजों को पैदा किया है, प्रति हेक्टेयर ज़्यादा से ज़्यादा उपज लाने का प्रयास किया है, ऑर्गेनिक खेती में अच्छा काम किया है, उनके लिए पुरस्कार होता है। तो इस क्षेत्र में भी मैं देख रहा था, पीछे स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही थी। इस तरह के नवाचार यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के लोग अगर सामने आते हैं तो हम उनको भी सम्मानित करेंगे। मुझे बताया गया कि यहाँ अभी हमारे बीच में कौन बैठे हैं? बद्रीलाल जी, बद्रीलाल जाट जी जो हैं वो पूर्व डेयरी चेयरमैन हैं, वो भी विराजमान है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है ये इस तरह की सारी विविधता लिए हुए है, और जब हम गौरव सम्मान की बात करते हैं तो मैं ये बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि आज का जो मंच है ये सब चित्तौड़ का गौरव है, चित्तौड़ का अभिमान है, चित्तौड़ का स्वाभिमान है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप इन सब का स्वागत करें, और कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और आप देखेंगे कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम जो सामने लोग बैठे हैं, इनमें से जिन लोगों को पुरस्कार मिलेगा उनको सम्मानित करेंगे। मैं उन लोगों को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर, जिस तरह से जिक्र आपने चित्तौड़गढ़ का किया, यहाँ का विकास का किया, और क्यों राजस्थान में चित्तौड़गढ़ एकदम अलग है वो भी नज़र आता है। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा सर ने कि
पिछले साल जो फर्स्ट इंडिया ने समर्पित किया था वो युवाओं के लिए था और इसलिए युवाओं के लिए वो अवार्ड्स थे और इस साल किसान और महिलाओं के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि चित्तौड़गढ़ से भी हमारी महिला शक्ति निकलकर सामने आएगी और हमें भी सौभाग्य मिलेगा कि यहाँ की महिलाओं को हम सम्मानित कर सकें, उस अवार्ड से नवाज सकेंगे। बहरहाल